हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर का 2 वीडियो बनाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से अपने यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 पर डाल दिया है। यहाँ हम लोग ग्रामर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपने उन दोनों वीडियो को पहले से नहीं देखा है तो आप लोग जा करके पहले उन दोनों वीडियो को देख ले। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आकर के यहाँ से आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए। यदि आपने ऑलरेडी उन्हें देखा है तो आप यहीं से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिए। उन दोनों पार्ट में, एक पार्ट में मैंने बेसिक जो है आपको इंग्लिश के बारे में, जैसे अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, सेमी वॉवेल, है ना, इन सब चीजों के बारे में बताया है। जबकि दूसरे पार्ट में आएंगे तो यूज मैंने बताया आप लोगों को कि जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली वर्ब्स स्पेशली, उनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम आगे चल करके टेंस को पढ़ सके, उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दूसरे पार्ट वाले वीडियो में यूज ऑफ इज एम आर बताया था। अब उसके आगे हम लोग यहां से देखेंगे यूज ऑफ वाज और वर। यूज ऑफ वाज और वर, ठीक है, मतलब हम वाज और वर का प्रयोग किस स्थिति में और किस जगह पर करेंगे। ठीक है, ऐसे सामान्य भाषा में, मतलब जनरल लैंग्वेज में, वर को वेयर पढ़ा जाता है। जनरली बच्चे वाज और वेयर करके पढ़ते हैं और टीचर के द्वारा भी वाज और वेयर ही पढ़ाया जाता है, किंतु इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वर। क्या पढ़ेंगे? वर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाज और वर का प्रयोग कहाँ होगा। तो वाज और वर का प्रयोग वहां होगा जब जो आपका हिंदी वाक्य होगा उस वाक्य में क्रिया नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को दूसरे पार्ट में पढ़ाया था हमने कि एक होता है एक्शनल सेंटेंस, एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक्चुअली वर्ब मिल जाएगा और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव्स मिलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, मतलब जो है ना, उनके बारे में बताया जाएगा और या फिर उनके विशेष गुण के बारे में, यानी कि जब किसी संज्ञा के विशेषताओं को बताया जाता है, उनकी खूबियों को बताया जाता है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो आपको जो है कंडीशनल सेंटेंस में ये वाला फॉर्मेशन मिल जाता है। जबकि एक्शनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बताया गया था कि उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक्शनल सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जबकि कंडीशनल सेंटेंस में लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक मिल जाता है। तो वैसा वाक्य जो कंडीशनल हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं हो, ठीक है, क्रिया का प्रयोग नहीं हो, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, रोना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, ये सारी चीजों का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो वैसा वाक्य जिसमें था, थे, थी, मतलब क्रिया भी ना हो, लेकिन उस वाक्य में, विशेष तौर पे उस हिंदी वाक्य में, ठीक है, अंत में क्या मिल जाए? था, थे, थी, किंतु उसमें क्रिया ना हो, तो समझिएगा कि वहां पर वाज और वर का, यानी वाज और वेयर का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रूल जो होता है, वो ऐसे होता है कि सब्जेक्ट वाज और वर में से कोई एक, ठीक है, वाज और वर में से कोई एक, और उसके बाद जो है आपको या तो कोई दिया हुआ नाउन होगा, आप उस नाउन को लिखेंगे, नाउन नहीं दिया होगा तो कोई एडजेक्टिव होगा, आप उस एडजेक्टिव को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल, एक उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो कह रहा है कि भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम इस स्ट्रक्चर पे इसे बनाने चलते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ भगत सिंह, क्या लिखा हुआ है? भगत सिंह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भगत सिंह। ठीक है, देखिए आपको बोला गया था, पिछले पार्ट में समझाया गया है कि यहां जो आपका शुरू में देख रहे हैं, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो जो इसका शुरुआती शब्द होता है वो जनरली वही वाला जो शब्द होता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है भगत सिंह, तो हमने भी लिख दिया क्या चीज? भगत सिंह। वाज और वर में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो किस कंडीशन में हम वाज का प्रयोग करेंगे, किस कंडीशन में हम वेयर का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए नियम होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब होता है ही, सी, इट और एक नाम। ठीक है, ही, सी, इट और एक नाम। जैसे ही माने वह, सी माने वह, ये लड़का के लिए, लड़की के लिए, इट मतलब होता है यह किसी वस्तु विशेष के लिए, और उसके बाद एक लड़का का नाम, जैसे राम, श्याम,
मोहन, सीता, गीता, श्वेता, अमृता। बात समझे? तो किसी एक लड़का या किसी एक लड़की का नाम अगर इस तरह से होता है तो इनके साथ हम लोग क्या लगा लेते हैं? वाज। इसके साथ साथ जो आई होता है, आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपका आई होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। बात समझ में आया? तो ये देखिए, ही, सी, इट एक नाम और आई के रहने पर एज अ सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में जब वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है तो आप उनके साथ क्या लगा लेंगे? तो वाज लगा लेंगे। ठीक है, क्या चीज लगा लेंगे? वाज। इनके साथ वाज लगता है, मतलब वाज के साथ इन सबका या इनके साथ जो है वाज का प्रयोग होता है। अब कह रहा है वेयर, तो इनको छोड़ दीजिए और बाकी जो चीजें आपके एज ए सब्जेक्ट बच जाती हैं आप उनके साथ जो है वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? वर का। जैसे अब समझ सकते हैं एज एग्जांपल, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और दो नाम एक साथ आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम और यहाँ आ जाता है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, और दो से अधिक नाम भी, कम से कम दो से अधिक जितने भी नाम आएंगे उन सब के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो एक बार पुनः समझ लेते हैं, ही, सी, इट, है ना, एक नाम, ही, सी, इट और एक नाम के साथ आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। साथ ही साथ आई के साथ भी आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वर का प्रयोग कब होगा? तो जब आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे, दो नाम या दो से अधिक नाम एक साथ आएंगे तब आप जो है किस चीज का प्रयोग कर लेंगे? वर का प्रयोग कर लेंगे। अंत में जो आपके बचे हुए सेंटेंस के शब्द होते हैं वो या तो नाउन या एडजेक्टिव होता है, आप उन्हें लिख लेंगे। तो भगत सिंह, भगत सिंह एक, है ना, एक व्यक्ति का नाम है, एक महान पुरुष का नाम है। ठीक है, भगत सिंह, तो भगत सिंह लिखे, और चूंकि एक व्यक्ति का नाम है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? वाज। आपको क्या लगा लेना है? वाज। तो भगत सिंह वाज। ठीक है, भगत सिंह वाज। और उसके बाद में कह रहा है कि देखिए नाउन या एडजेक्टिव सेंटेंस में अब बचा क्या है? जब बात आ जाती है ना कि नाउन या एडजेक्टिव में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या बचा है। तो देखिए एक ही चीज बचा हुआ है, एक स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, एक, दो, बहुत, कम, कुछ, अगर ऐसे शब्द जब आते हैं तो ऐसे शब्दों को आप एक साथ उठा करके देख लिया करें। ठीक है, तो कह रहा है एक स्वतंत्रता सेनानी। तो एक के लिए हमने लास्ट वाले चैप्टर में आप लोग को बताया है कि एक के लिए ए भी होता है और एक के लिए एन भी होता है। एक के लिए ए भी होता है और एक के लिए एन भी होता है। तो कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब हम एन का प्रयोग करेंगे, वो लास्ट वाले चैप्टर में आपको बताया गया था। जनरली मैंने आपको बोला था कि किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण करिए, अगर वह क से ज्ञ तक अगर उच्चारित, उसका जो शुरुआती अक्षर है, पहला अक्षर है, अगर वो क से ज्ञ के बीच में से कोई भी एक है, तो यहां से आता कोई एक है तो आप उसके साथ ए लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? ए। और बोला गया था कि अ से लेके अ तक आ जाए, यानी कोई शब्द पढ़ते हैं और उसका शुरुआत इनमें से किसी एक अक्षर से हो जाए तो आप उसके साथ एन लगा दीजिए। ठीक है, जैसे आपको बोला गया था कि पेन, क्या भाई? पेन, PEN, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या चीज से शुरू हो रहा है? प प प। ठीक है, तो ये कहा है क से ज्ञ के बीच में, यानी कि अगर पेन के साथ आपको ए या एन में से किसी एक को पिक करना पड़े तो आप चूंकि देख रहे हैं प, क से ज्ञ तक, तो मैंने क्या कहा? इसके साथ ए लगता है और इनके साथ क्या लगता है? एन लगता है, इनके साथ एन लगता है। तो यानी कि आप पेन के साथ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए पेन। समझ में आई? तो यानी कि कह रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजी में फ्रीडम फाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडम फाइटर। तो आप देखिए फ्री, है ना, यानी फ, क्या चीज से चालू हुआ? फ। फ क्या चीज से चालू हुआ? फ। तो आप क से ज्ञ के बीच में पढ़े हैं कि क से ज्ञ के बीच में रहता है, तो यानी कि आ रहा है फ, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे भाई? ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। तो हम लिख देंगे ए। ठीक है, अब कर रहा है स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। और जब आप लिख लेते हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही आपका सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? फुल स्टॉप। यही अगर आप हिंदी वाक्य देखेंगे तो हिंदी वाक्य के शुरू में लगा रहता है खड़ी पाई। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है? फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है वाज और वर का प्रयोग। इसको अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप सब क्या कर सकते हैं कि ट्रांसलेशंस के बहुत सारे किताब मार्केट्स में आते हैं, तो आप जो है देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब आप बुक स्टॉल पे जाएंगे तो दो प्रकार के बुक्स मिलते हैं, एक ग्रामर होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। ठीक है,
प्रकाशन का नाम आप अपने से देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए बेटर है, दुकान पे जाएंगे किताबें ले लेकर के देख लेंगे कि जितने भी प्रकाशन के होंगे, जो आपको बेटर लगेगा वो आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप एक ट्रांसलेशन का बुक लेंगे, ये ना कि वहां ग्रामर का ले लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहे तो ऑक्सफोर्ड का आता है बुक, जिस ऑक्सफोर्ड का ग्रामर भी आता है, ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन भी आता है, तो आपको ग्रामर नहीं ट्रांसलेशन लेना है। तो किसी भी प्रकाशन का लीजिएगा, लेकिन क्या लेना होगा आपको, ट्रांसलेशन का किताब लेना होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का किताब लेंगे तो वहां से आप अपने समस्याओं का हल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ शैल विल, यूज ऑफ शैल विल मतलब शैल विल में से किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए कब करेंगे, तो जब हिंदी वाक्य में बनेगा और रहेगा, क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आना जाना, उठना बैठना, मारना पीटना, उछलना, रोना धोना, हंसना मुस्कुराना, ये जितने भी ना, ये जो क्रिया है ना, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और हिंदी वाक्य के अंत में बनेगा या फिर रहेगा, बनेगा या फिर रहेगा, अब इन दोनों में से कोई भी रहता है तो वहां पे आपको शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना बनता है, ठीक है। किसी एक का प्रयोग करना बनता है। अब देखो पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर शैल विल में से कोई एक, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तब 6 प्रकार का होता है, लास्ट वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया गया है। इसके बाद आएगा निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। वो टर्म्स अब मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, तो वहां से आप उस टर्म्स को क्लियर कर लेंगे जाकर के, जो भी आपको उस टर्म्स को क्लियर करना होगा। जैसे बताया गया है कि आपका जो एक वर्ब है ना वाज वेयर, अगर हमें नॉट लगाना है तो इसी वाज वेयर के बाद नॉट लगेगा। जैसे आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्या शुरू में आएगा, उस समय आप वाज वेयर को पहले रख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका जो है नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करेंगे तो क्या पहले रहेगा, बीच में नहीं आ जाएगा हिंदी वाक्य के। और वैसी स्थिति में वाज वेयर पहले, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद रख दीजिएगा नॉट, फिर उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव रख लेंगे। फिर जैसे ही WH इंट्रोगेटिव आता है तो पहले WH वर्ड, ठीक है, और WH वर्ड के बाद जो है वाज वेयर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है, उसके बाद जो है सॉरी नाउन या एडजेक्टिव रखिएगा। फिर जब WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना होगा कि वहां पर WH वर्ड को पहले लिख लीजिए, फिर वाज वेयर को लिखिए, फिर सब्जेक्ट को लिखिए, और सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा नॉट। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम होता है वही WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम होता है, दोनों नियम सिमिलर होते हैं, बस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड लग जाता है। बाकी आप WH वर्ड को हटा के देखेंगे तो इंट्रोगेटिव का और WH इंट्रोगेटिव का सेम रूल हो जाता है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है WH वर्ड का, जो 7 होते हैं जनरली, जिसको मैंने आपको बताया कि जनरल क्या कि स्पेशल 7 वो होता है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन उस 7 को ज्यादा पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर सब्जेक्ट शैल विल में से किसी एक का फिर आपको लगाना होगा बी, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। अब जैसे कह रहा है कि हिंदी वाक्य में बनेगा या रहेगा, तो आप देखिए दोनों से एक एक एग्जांपल है, एक बनेगा और दूसरा रहेगा। एक है आपका बनेगा और एक है रहेगा। तो कह रहा है वह एक शिक्षक बनेगा, क्या कह रहा है, वह एक शिक्षक बनेगा। तो वह का क्या होता है भाई, वह का ही होता है, वह का सी भी होता है, वह का ही भी होता है, वह का सी भी होता है। तो आप लास्ट में देखिए क्या बनेगा, यानी कि एक लड़का है, तो लड़का जब वह होता है तो उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, ही, है ना, तो ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में शैल या विल में से कोई एक है, तो जब शैल या विल में से किसी एक का हमें प्रयोग करना होता है, ठीक है, शैल विल में से जब हम किसी एक का प्रयोग करने जाते हैं तो यहाँ पे हमें सीखने की बात होती है कि हम किसके साथ शैल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ शैल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि शैल का प्रयोग सिर्फ 2 ही लोगों के साथ होता है, पहला आई और दूसरा वी, पहला आई और दूसरा वी, ठीक है। शैल के साथ शैल जो है आई और वी, है ना, आपको याद रखना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके उन सब के साथ, ठीक है, उन सभी के साथ आप लोगों को क्या प्रयोग करना होगा, विल प्रयोग करना होगा। क्या प्रयोग करना होगा, विल प्रयोग करना होगा। कह रहा है कि वह एक शिक्षक बनेगा, वह एक शिक्षक बनेगा, तो ही हो गया। अब ही के साथ शैल की विल, तो देखिए शैल का प्रयोग तो सिर्फ आई और वी के साथ होता है, तो इसलिए ही के साथ क्या लग जाएगा, विल, ठीक है, क्या लग जाएगा, विल। फिर क्या कह रहा है, बी, क्या कह रहा है, बी, फिर नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है, तो कह रहा है एक शिक्षक, क्या कह रहा है, एक शिक्षक, तो ए टीचर, ए टीचर, ठीक है, एक शिक्षक कह रहा है ए टीचर। कह रहा है कि तुम गरीब रहोगे, तुम गरीब रहोगे, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है।
यू के साथ सेल लगेगा कि विल लगेगा? तो यू के साथ विल लगेगा, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यू विल। क्या लिख देंगे? यू विल। फिर आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। फिर आप लिख देंगे बी। फिर आपको नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक पिक करना है जो दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है? गरीब। क्या दिया हुआ है? गरीब। और गरीब को कहते हैं पुअर। क्या बोलते हैं? पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुअर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सेल विल ना, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ स्पेशली होता है, बाकी सबके साथ क्या लग जाता है? विल लग जाता है। एक बात यहाँ पे याद करने वाला आप लोगों के लिए ये होगा कि जब ये फ्यूचर वाला सेंटेंस जो होता है, ठीक है, जिसमें आपको बनेगा रहेगा अगर आता है, अगर इस शब्द में अवश्य लग जाए, क्या लग जाए? अवश्य। ठीक है, तो सिर्फ सेल और विल के प्रयोग को उल्टा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? सेल और विल के प्रयोग को उल्टा, यानी जिनके साथ आप सेल लिखते हैं उनके साथ आपको विल लिखना होगा, और जिनके साथ आप विल लिखते हैं उनके साथ आपको सेल लिखना होगा। क्या करना होगा भाई? तो जिनके साथ सेल लिखते हैं उनके साथ विल लिखें, और जिनके साथ विल लगाना होता है उनके साथ सेल लगा देंगे। अपोजिट वर्ड का जैसे प्रयोग करेंगे काम हो जाएगा। जैसे मैं एक खिलाड़ी, मैं अवश्य एक खिलाड़ी बनूंगा। मैं अवश्य एक खिलाड़ी बनूंगा। खिलाड़ी बनूंगा। ठीक है, तो देखो आप, तो मैं का क्या हो गया भाई? आई। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि आई का प्रयोग जो है, आई के साथ सेल का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? सेल का। किंतु चूंकि अवश्य लग गया है, तो अवश्य लगने की वजह से आई के साथ सेल न लिख करके आप लिख देंगे विल। क्या लिख देंगे? विल। और तब लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे? बी। और नाउन एडजेक्टिव में से कोई एक, बेकार एक खिलाड़ी, तो ए प्लेयर। एक खिलाड़ी, ए प्लेयर। ए प्लेयर। क्लियर है? ए प्लेयर। तो इस तरह से आप देखेंगे ए प्लेयर शब्द का प्रयोग कर, मतलब आप आई के साथ विल लगा लेंगे। अवश्य लगते ही सेल विल का प्रयोग उल्टा कर दिया जाता है। अब यहां भी समझिएगा कि जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, सेल विल के बाद नोट लगाइएगा। क्या करेंगे? सेल विल के बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सिर्फ सेल विल को बाहर निकालिए, सेल विल प्लस सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस जैसे क्या से शुरू होगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं लग जाता है। जैसे मैं अवश्य एक खिलाड़ी नहीं बनूंगा। मैं अवश्य एक खिलाड़ी नहीं बनूंगा, निगेटिव हो गया। यही अगर प्रश्नवाचक बनाते हैं, वह एक शिक्षक बनेगा, तो हम जैसे क्या है कि क्या शुरू में लग जाएगा? क्या वह एक शिक्षक बनेगा। तो जैसे क्या वह एक शिक्षक, तो सेल विल को बाहर, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर नाउन या एडजेक्टिव। जैसे ही फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो सेल विल बाहर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। और फिर डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले, सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, नाउन या एडजेक्टिव, और अंत में आएगा डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद जो है नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि यूज ऑफ वुड लिखा हुआ है। जो ये वाला सेंटेंस होता है और जो ये सेंटेंस होता है, दोनों सिमिलर होता है, लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग पार्ट में करके आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब यह देखिए क्या लिखा हुआ है? होगा, यानी किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लग जाएगा? होगा। क्या लग जाता है? होगा। तो वहां पर हम यूज ऑफ वुड, यानी कि वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों से क्या होता है? इमेजिनेशन का बोध होता है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना करने का बोध होता है। कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन इन द सेंस कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को देखते हैं और उनके हाव भाव, ठीक है, उनके हाव भाव से हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन लगाना चालू करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि वहां पर हम अनुमान लगाना चालू कर देते हैं। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा और वो व्हाइट कोट पहना है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि व्हाइट कोट कौन पहनता है। ठीक है, तो व्हाइट कोट पहनते हैं डॉक्टर्स। कौन पहनते हैं? डॉक्टर्स। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं। तो जैसे ही हम देख रहे हैं ना कि आदमी व्हाइट कोट पहना है, तो एक इमेजिनेशन करना हम अपने दिमाग में चालू कर देते हैं कि जरूर वो मतलब डॉक्टर होगा। ब्लैक कोट देख लीजिए, टीटी पहनते हैं और लॉयर्स पहनते हैं, वकील जो होते हैं वो पहनते हैं। तो जैसे किसी आदमी को अगर हम ब्लैक कोट में देखते हैं, वो कचहरी के सामने खड़ा हो, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, तो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा होगा ना, उसको देख के हम कहेंगे, यही अनुमान लगाएंगे कि शायद वो टीटी होगा। और जैसे हम किसी कचहरी के सामने किसी व्यक्ति को ब्लैक कोट में देख रहे हैं, तो हम जैसे ही देखेंगे उसे ही इमेजिनेशन करना चालू कर देते हैं, अनुमान लगाना चालू कर देते हैं, ये जो आदमी है ना,
ये वकील होगा, ठीक है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस में ना अंत में होगा उसमें क्रिया ना हो तो समझिएगा कि वो कल्पना वाला सेंटेंस है। और जिस सेंटेंस में कल्पना का प्रयोग होता है उसमें हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं भाई? वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो सब्जेक्ट वुड, बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव सेम है। यहाँ सेल विल था, सेल विल यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। क्या चीज से रिप्लेस हो जाता है? तो वुड से रिप्लेस हो जाता है। तो जब आप वुड से रिप्लेस कर लोगे तो कह रहा है वे लोग जादूगर होंगे। क्या होंगे? जादूगर होंगे। तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। क्या होता है? दे। और दे के बाद आपको क्या लिखना है? वुड। क्या लिखना है? वुड। फिर क्या कह रहा है? बी। क्या कह रहा है? बी। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक, जादूगर, ठीक है। क्या कह रहा है? जादूगर। तो जादूगर का होता है मैजिशियन, लेकिन यहां हम लिखेंगे मैजिशियंस। क्यों लिखेंगे? तो पीछे वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि जब आपका सेंटेंस सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन हो और इधर आपको एक नाउन मिले, ठीक है, एक नाउन मिले, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि नाउन को भी बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कर देते हैं, ठीक है, जरूरत के अनुसार, है ना, उसको प्लूरल कर देते हैं। अगर यहाँ मतलब कोई एडजेक्टिव होता तो ना हो पाता, लेकिन अगर कोई नाउन है तो हो जाता है। ऐसे आपको बताया गया था कि जो सामान्य नियम होता है वो एस लगाकर किसी भी सेंटेंस का मतलब किसी भी वर्ड को हम लोग जो है प्लूरल नंबर में चेंज कर देते हैं, बहुवचन में बदल देते हैं। किंतु हर जगह एस नहीं लगता है, कहीं कुछ और भी लगते हैं। तो हम लोग ग्रामर के इसी टर्म्स में, इसी समुद्र में एक बार गोता लगाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे जहां पर सिंगुलर प्लूरल ना नाउन और उनके नंबर्स को पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो जिससे नंबर्स पढ़ेंगे तो क्लियरली पढ़ लेंगे कि कहाँ होगा, कहाँ मतलब कहाँ एस लगेगा, कहाँ एस नहीं लगेगा, कहाँ कैसा सिचुएशन रहेगा। तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये देखें, अब आप पीछे सोच रहे होंगे कि इधर भी बने, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे कहीं चर्चा नहीं किए। तो देखो यहाँ भगत सिंह एक आदमी का नाम था इसलिए फाइटर लिख दिए, लेकिन इसमें एस लगाने का जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। आप उसी तरह से यहाँ लिखो तुम गरीब रहोगे, तो तुम गरीब रहोगे, रहोगे से क्या पता चलता है कि यह एक आदमी, ऐसा नहीं ना करा कि आप लोग गरीब रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये एक है, तो इसलिए जो हालांकि पुअर लिखे एडजेक्टिव होता है इसमें ऐसे ही इस लगाने का वैसे भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ था कि मैं एक आदमी का बोध होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्लेयर में एस लगाकर प्लेयर्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो इसलिए पीछे चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आते हैं दे, बहुत लोग हैं, वे लोग मतलब एक से अधिक लोग हैं, और एक से अधिक लोग को अंग्रेजी में सीधे प्लूरल नंबर बहुवचन में गिना जाता है, क्योंकि संस्कृत में तो व्यवस्था भी होता है कि मतलब एक वचन, द्विवचन, तब बहुवचन, लेकिन अंग्रेजी में एक वचन के बाद सीधे बहुवचन हो जाता है। तो मैजिशियंस। अब अगर आप इसका भी निगेटिव बनाना चाहेंगे तो वुड के बाद नॉट लग जाएगा। क्लियर है? वुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद में आप बी नाउन या एडजेक्टिव देख रहे हैं तो ऐसे ही रह जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव होगा यानी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, वुड को बाहर निकालो, वुड प्लस सब्जेक्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। और फिर उसके बाद में जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो वुड बाहर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब बी, फिर उसके बाद में जो है नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक। और जब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होगा तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखो, फिर लिखो वुड, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो बी, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। और उसके बाद जब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर वुड लिखो, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। तो इस तरह से आपका जो है ना, शैल, विल, वुड और उसके बाद में वाज और वेयर का प्रयोग का यहां से हो जाता है समाप्त। इस पार्ट के बाद हम लोग जो है ग्रामर का अगला टर्म टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर का अगला टर्म क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। टेंस हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आप इजाजत दीजिए हमें, हम चलते हैं। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर भी करिए। ये जो ग्रामर है स्पेशली बनाया गया है क्लास 12 के लिए, लेकिन 11th हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, मतलब किसी भी लेवल पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको ये ग्रामर किसी भी लेवल पे काम देगा, किसी भी लेवल पे काम देगा। ग्रामर का कोई एक लिमिटेड एरिया नहीं होता है, तो चूंकि इसका एक लिमिटेड एरिया नहीं है तो आप किसी भी क्लास के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है, लेकिन सिर्फ 12th नहीं, एज ए इंग्लिश टीचर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 तक, चूंकि कंपलसरी नहीं है इंग्लिश हमारे यहाँ जो है बिहार बोर्ड में, तो कई बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये इंग्लिश का ये ग्लोबल लैंग्वेज आज के डेट में बन चुका है। तो जो सेंट्रल बोर्ड वाले लोग हैं या फिर जो बिहार बोर्ड वाले लोग हैं या जो लोग अंडर 10th क्लास भी हैं, 10th या अंडर 10th भी, ये ना सबके लिए, हम तो बनाए स्पेशली 12 के लिए, लेकिन ये है सबके लिए। तो प्लीज कृपा करके जो है आप हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, शेयर भी करिए हमारे वीडियो को, लाइक कमेंट्स भी उस पर दिया करिए भर भर करके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।